नमस्कार मित्र, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रो बर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से दुआ करता हूं कि आपको अ, सभी वो चीजें दे जो आपने चाही है। मित्रों, मकर राशि के साथ सभी लग्नों की श्रृंखला पर हम वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले हम मेष लग्न और मकर राशि, वृषभ लग्न और मकर राशि, मिथुन लग्न और मकर राशि, ये 3 लग्न के साथ मकर राशि के कॉम्बिनेशन की वीडियो बना चुके हैं। आज हम आपको लिए लेकर आए हैं कर्क लग्न और मकर राशि। कर्क लग्न यानी चंद्रमा की लग्न, कर्क लग्न बड़ी भावुक लग्न, कर्क लग्न अच्छे गायक, कलाकार, आर्टिस्ट व्यक्तियों की लग्न, कर्क लग्न बहुत ही विनोदी स्वभाव के लोग, मस्त स्वभाव के लोग और शांत चित्त स्वभाव के लोगों की लग्न। साथ ही साथ कॉम्बिनेशन मकर राशि का, कहीं ना कहीं मकर राशि वाले व्यक्ति भी शांत, चिंतनशील, समझदार, मददगार और हरपन मौला और ताउम्र संघर्ष करने वाले लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी पर्सनैलिटी की जिसके अंदर ये दोनों खूबियां पाई जाती हैं। जब ये दोनों खूबियां मिलेंगी तो आप सोचिए कि चंद्रमा का और शनि का, इन दोनों का मिक्सअप होगा। शनि और चंद्रमा का जब मिक्सअप होता है तो कहने को तो दोस्तों हमारे एस्ट्रो में उसको विषयोग कहते हैं, लेकिन मेरे अपने अध्ययन में जो मैंने पाया है वो विषयोग नहीं होता, वो चिंतन योग होता है, मनन योग होता है। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है अध्यात्म के दृष्टिकोण से, चिंतन के दृष्टिकोण से। ये कॉम्बिनेशन आप अगर देखना, जितने साइंटिस्ट हैं उनके आप हॉरोस्कोप उठा के देखना, जितने बड़े विद्वान हैं, बड़े संत महात्मा हैं, उनके इस हॉरोस्कोप में देखना, या फिर बड़े क्रिमिनल हैं उनके भी हॉरोस्कोप में देखना, ये चंद्रमा का और शनि का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा इनकी राशियों में। तो जहाँ चंद्रमा जल तत्व के कारक हैं, वहीं शनि वायु तत्व के कारक हैं। और ये जो मैं कॉम्बिनेशन पर आज बात करने जा रहा हूं आपसे, कर्क लग्न और मकर राशि, ये भी कहीं ना कहीं इसी तरह का कॉम्बिनेशन है। बल्कि मकर राशि जो है वो आपकी अर्थ त्रिकोण की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, तो ठहराव है इसमें। इसी प्रकार से जो कर्क राशि है जल तत्व की राशि है, निर्मल जल की राशि है, स्वच्छ जल की राशि है। जल तत्व की 3 राशियां हैं दोस्तों, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। तो कर्क राशि का जो जल होता है वो सबसे स्वच्छ जल होता है, मीठा जल होता है। हमारे काल पुरुष की कुंडली में इसको चौथा स्थान दिया गया है, चौथा घर दिया गया है, जो कि सुख का घर है, भूमि का घर है, वाहन का घर है और भवन का घर है। और सबसे बड़ी बात, ये माता का घर है, जननी का घर है, जो हमारी ललना है, हमें पालती है, पोसती है, पल्लवित करती है, ये उसका घर है। तो इसी प्रकार से ये जो कर्क राशि है, ये कर्क लग्न है, ये चंद्रमा की लग्न है, शीतल लग्न है, शांत लग्न है, पवित्र लग्न है। दोस्तों, कर्क लग्न वाले जो लोग होते हैं बहुत भावुक होते हैं, आंसू आंखों में भरे रहते हैं इनके, बड़े जल्दी इमोशन भावुक भावनाओं में आ जाते हैं और लोग इनको आज के समय में बहुत लूटते हैं। और ये मैं ये कहूंगा, ये जो कॉम्बिनेशन है ना मकर राशि का और कर्क लग्न का, ये इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन है कि ऐसे व्यक्तियों को लोग इतना यूज करते हैं दोस्तों आज के समय में कि कुछ पूछो मत। मुझे तरस आता है कई बार, अब ऐसे जातकों की हॉरोस्कोप पर हम स्टडी करते हैं और उससे जब वार्तालाप करते हैं, सुनते हैं, तो जब वो अपनी आप बीती सुनाते हैं, कुछ तो हमें दिख ही जाता है, उसमें कुछ कहने सुनने की गुंजाइश रहती नहीं, लेकिन जब सुनाते हैं तो वास्तव में बड़ा अंदर से तकलीफ होती है कि देखो प्रभु की बनाई हुई कितनी सुंदर मूर्तियां हैं और लोग इनका कैसे मिसयूज कर रहे हैं। तकलीफ जब होती है जब अपने ही करते हैं,
जिन पर आप बहुत भरोसा करते हो, बहुत नियर डियर जो आपके होते हैं, जिनसे आप अपने हर रहस्य को, हर जीवन के उस गुण रहस्य को शेयर कर देते हो, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि जो बहुत करीबी मित्र होता है, वो सबसे खतरनाक शत्रु होता है हमारा। जब बिगड़ती है मित्रता, क्योंकि उसको हमारे जीवन के सारे राज और सारे रहस्य पता होते हैं। तो मेरे मकर राशि वाले साथियों और मेरे कर्क लग्न वाले मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं कि ये वर्ष आपके लिए कैसा जाने वाला है। तो जिनके होरोस्कोप में, जिनकी कुंडली में पहले घर में 4 अक्षर लिखा हो, वो लग्न मकर लग्न कहलाती है। और जिनके 7वें घर में 10 अंक लिखा हो, वो मकर राशि, चंद्रमा बैठे हो, वो मकर राशि है। यानी कि आमने सामने आपके लग्न का जो पूरक भाव है, आपका जो 7th हाउस है, उसमें वो जो है मकर राशि को समर्पित है, शनि को समर्पित है। कर्क लग्न की कुंडली में जो 7वां घर है और जो 8वां घर है, ये दोनों के स्वामी शनिदेव होते हैं। अब आप समझ सकते हो कि आपके लाइफ पार्टनर का हाउस है, आपके जीवन संगनी या जीवन संगी का घर है 10वां घर, जिसका स्वामित्व मकर राशि को मिला हुआ है। तो चंद्रमा जब वहां बैठते हैं, वो वहां से आपके लग्न को देखते हैं, तो कहीं न कहीं आपको कूल बनाते हैं, शांत बनाते हैं, विचारों में आपके सात्विकता लाते हैं और सात्विकता के साथ-साथ पॉजिटिविटी भी लाते हैं। बशर्ते कि शनि आपके खराब ना हो, कुंडली में गलत पोजीशन पर बैठे ना हो। मित्रों, ये जो 2025 के वर्ष है, आपके लिए शनि महाराज इसमें भाग्य भाव से वर्तमान गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में बैठे हुए हैं आपकी, और मीन राशि में बैठ करके आपके भाग्य को जागृत कर रहे हैं। अगर शनि आपकी राशि में, आपके लग्न में, आपके हॉरोस्कोप में अच्छे हैं, तो ये जो गोचर है आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। और यदि खराब होते हैं, तो फिर इनकी दृष्टि आप 3rd हाउस पर जाती है, आपसे मेहनत फिर अधिक करवाती है, आपको एफर्ट ज्यादा डालने पड़ते हैं। इसी प्रकार से जो लाभ भाव है, उसमें इनकी तीसरी दृष्टि आती है। तीसरी दृष्टि जब लाभ भाव पर डालते हैं, अच्छे हैं तो लाभ ही लाभ है, मजे मजे हैं आपके, और यदि खराब हैं तो फिर आपको मेहनत के मुताबिक लाभ नहीं मिलने देते। तो ये आपको अपनी हॉरोस्कोप में देखें और उनकी पोजीशन देखें कि ये डिग्री वाइज कैसे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं या शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। अच्छे किसी ज्योतिषाचार्य को भी आप अपना हॉरोस्कोप दिखा सकते हैं। हम लोग भी पर्सनल कंसल्टेशन देते हैं, उसका एक निर्धारित शुल्क भी लेते हैं। यदि हमसे दिखाना चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल देके अपना हॉरोस्कोप दिखा सकते हैं। आपकी दशा महादशाएं किसकी चल रही हैं, वो दिखा सकते हैं। ये वर्ष आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन ओवरऑल जो सेकंड पार्ट है वो अच्छा निकलेगा आपका, क्योंकि शनि आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, और भाग्य भाव शनि जहां बैठते हैं, जागृत करते हैं उस घर को, बढ़ाते हैं उस घर को, तो भाग्य में आपके वृद्धि करेंगे। और मीन के जो शनि होते हैं, क्योंकि ये धर्म का घर है, थोड़ा सा संत प्रवृत्ति के होते हैं, वो उतने क्रूर नहीं होते, इनको दंडी शनि कहते हैं। जैसे हमारे शंकराचार्य जी होते हैं ना, जो हाथ में डंडा लिए रहते हैं, छड़ी लिए रहते हैं, उसी प्रकार से छड़ी वाले शनि हैं। तो मीन राशि में जब बैठते हैं तो ज्यादा कटु दंड नहीं देते, सामान्यतः छोटी मोटी भूलों पर और गलतियों पर क्षमा कर देते हैं। तो ये बकरी हो गए हैं शनि, बकरी हो जाने से अब ये अष्टम का भी प्रभाव आपको देंगे, वो थोड़ा सा सावधानी का विषय है। आपको चोट चपेट लग सकती है,
कमर से नीचे की प्रॉब्लम बीमारी हो सकती है या कमर से नीचे के हिस्से में चोट चपेट लग सकती है, उसके लिए हनुमान जी की सेवा में आपको जाना होगा। चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके हनुमान जी को श्रृंगार करना होगा या पुजारी जी से करवाना होगा। साथ ही साथ ये जो आप जब चोला चढ़वाएंगे या सिंदूर चढ़वाएंगे तो ये सिंदूर को अपने माथे पर भी आपको लगवाना है। और वर्क, सफेद वर्क जो होती है वो वर्क भी लेके जाएं, जनेऊ जोड़ा लेके जाएं पंडित जी को। और ये करीब आप 7 या 8 शनिवार आपको करना होगा, जिससे कि आने वाला जो गोचर है उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि शनि 4 महीने के लिए भी वक्री हुए हैं और अभी ये दिसंबर तक मतलब 28 नवंबर तक रहेंगे। तो 28 नवंबर तक थोड़ा सा सतर्क होकर आपको चलना है। अपने दाम्पत्य जीवन में भी बैलेंस करके चलें, लड़ाई झगड़ा ना करें, पार्टनर से भी बैलेंस करके चलें, नहीं तो लॉसेस कई बार हो जाते हैं। शनि या राहु की दशा महादशा चल रही है, केतु की दशा महादशा चल रही है, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना है, क्योंकि राहु भी कहीं ना कहीं आपके अष्टम हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो जब शनि वक्री होंगे और राहु के साथ मिलेंगे तो थोड़ा सा चोट चपेट का भय मुझे नजर आता है। तो उसके लिए जो उपाय आपको बता रहे हैं वो उपाय आप करें, तो उस उपाय से आपको निश्चित तौर से राहत मिलेगी। यदि आपके घर में गंगा जल ना हो तो गंगा जल लेके आए। और जिन लोगों को कैंसर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या किसी प्रकार की आपकी लेजर शिकाई वगैरह हो रही है, तो गंगा जल को थोड़ा सा 2 बूंद आप जो पानी पीते हैं उस पानी में मिलाएं और पिए, आपको काफी राहत मिलेगी। आजकल पोस्ट ऑफिस में मिल जाता है, बोतल में आता है, जरूरी नहीं है कि आपको हरिद्वार या कहीं इलाहाबाद भी जाना पड़े उसको लेने के लिए। तो गवर्नमेंट ने ये सुविधा हमको दी है, उसका आप लाभ लीजिए। और इसके अलावा पानी पीजिए, क्योंकि शनि का प्रभाव जब बढ़ता है तो एक तो शरीर के अंदर गैस्ट्रिक का इश्यू आता है, एक स्किन भी ड्राई हो जाती है, ड्राइनेस आती है स्किन में। तो उसके लिए हमको पानी अधिक पीना चाहिए, जिससे कि नींद भी ठीक आए। नहीं, कई बार अनिद्रा की भी शिकायत बन जाती है। यदि शनि और चंद्रमा आमने सामने नहीं है तब तो फिर इतना दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन चूंकि गोचर का प्रभाव कहीं ना कहीं रहता है, बकरी जब होंगे तो आपको बकरी होने के दौरान ये असर देखने को मिलेगा। जब शनि का ढैया या 7.5 से चलता है दोस्तों, तो ये अपने कार्यकाल में 3 बार लगभग बकरी होते हैं। और कुछ 132 घंटे या कुछ ऐसा उसका है, वो दिन का कुछ है, उसके बाद ये बकरी हो जाते हैं, फिर ये अपने सामान्य चाल में चलने लगते हैं। मैं उस पर विषय पर चर्चा इसलिए नहीं कर रहा कि हम भटक जाएंगे, अभी मुद्दे की बात दूसरी चल रही है। तो मैंने आपको कर्क राशि के स्वभाव के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ किया और मकर के स्वभाव के बारे में भी ब्रीफ किया, और इनकी ग्रह गोचर दशा और ये 2025 के वर्ष में आपको किस तरह के फल इसमें मिलेंगे और किस उपाय को करने से मिलेंगे, इस पर भी चर्चा की। एक दो उपाय मैं आपको और बताता हूँ। अपनी हॉरोस्कोप देखिए या दिखवाइए, उसमें देखिए यदि गुरु की महादशा चल रही है तो गुरु के लिए पीला दान करिए आप। और यदि आपकी शनि की महादशा चल रही है तो शनि के लिए मैंने आपको ये उपाय बता ही दिया है, चमेली के तेल के साथ हनुमान जी की सेवा करना। यदि मंगल की महादशा चल रही है तो आप 43 दिन कंटिन्यू 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बटुक भैरव से के सामने संकल्प लेकर कि मुझे इस दौरान किसी भी चोट चपेट से, कर्ज से, रोग से और दुश्मनों से, शत्रुओं से मुक्ति दिलाने की कृपा करें। तो इस प्रकार से यदि राहु केतु की महादशा चल रही है तो राहु केतु की महादशा के लिए आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, बहुत अच्छा पाठ होता है, उससे आपको राहत मिलेगी। यदि आपकी बुध की महादशा चल रही है तो आपको गणेश जी की सेवा करना चाहिए। यदि आपकी शुक्र की महादशा चल रही है तो आपको ब्राह्मण को अमावस्या पूर्णिमा के दिन भोजन कराना चाहिए और सफेद गाय को रोटी खिलाना चाहिए। और सफेद चीजों का इस्तेमाल खाने में भी अधिक करना चाहिए, जैसे दही है, मिश्री है, चावल है,
इनका इस्तेमाल आप करें। साथ ही साथ कर्क लग्न और मकर राशि का जो कॉम्बिनेशन है, आपको मैं एक और राय दूंगा कि अपनी किचन में कम से कम 20 केजी चावल आप हमेशा 12 महीने जरूर रखा करें। उससे आपके शुक्र और चंद्रमा को बल मिलता है और ये बैलेंस रहते हैं। और शनि और चूंकि किचन मंगल का प्रभाव रहता है, मंगल की एनर्जी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10वें घर में मंगल अति बली होते हैं। तो जब 4 कर्क और 10 मकर यानी ये आमने सामने हो जाते हैं, तो कई बार हमें इनकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए इस तरह के उपाय करना होते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि यदि मंगल आपके नीच के हैं या फिर मंगल डिग्री वाइज ज्यादा स्ट्रांग है, तब भी कई हमको स्वास्थ्य से रिलेटेड इशू बन जाते हैं, ब्लड से रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं, कैंसर टाइप की बीमारी हो जाती है यदि 6वें घर में या अष्टम हाउस में, 12th हाउस में मंगल बैठे होते हैं, तो फोड़ा फुंसी की शिकायत दे देते हैं। बेवजह के कर्ज, बेवजह के शत्रुओं पैदा हो जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमको ये उपाय करना बहुत जरूरी है। मेरे और भी कई सारे वीडियो हैं जिसमें मैंने सभी ग्रहों के अलग अलग उपाय पर वीडियो बनाए हुए हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, ओम एस्ट्रो वर्ल्ड में जो हमारा चैनल है, इसकी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से भी आपको ये सही चीजें मिल जाएंगी। और हम कोशिश करेंगे वीडियो में भी लिंक देने की, जिससे कि आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके और आप अपने वर्ष को सक्सेस जो सफल बना सके। तो मित्रों, मेरे कर्क लग्न और मकर राशि वाले साथियों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।